दिल कहता है कि यार मरने से पहले ये काम तो हो ही जाना चाहिए। मैं बता दूं, ये अगर एडिट कर सकते हो, बीवी मेरी मुझे मारेगी। सरकार का पैसा चुराया आपने कभी? इस सवाल के कई जवाबात होंगे। नौकर की कमीज का शायद नाम नहीं लिया। एक वर्ड में आंसर चाहिए होगा मुझे। जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं सबके साथ काम कर लिया। नाम नहीं लेंगे अभी। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। तो मुझे जो मिला वो जरूरत से ज्यादा ही लगा। आने वाले समय में कोई बड़ी चीज होने वाली है आपके साथ? श्रीलाल शुक्ला। शुक्र है आपने मेरा नाम ले लिया पीछे वाला। मैं लिख दूंगा टाइटल में कि जिनकी वाइफ है वो ये 2 मिनट का पार्ट ना देखें, स्किप कर लें। स्वागत है आपका फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो आज हमारी मुलाकात उस शख्स से हो रही है जो राइटर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और आजकल लिख भी रहे हैं अच्छा खासा। इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड हुनर है सर आप में। क्यों मजबूरी है हुनर इतना सारा लाना? क्या पता काम नहीं मिल पा रहा एक से? और साथ ही साथ कुछ और बता दूं कि इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया है, बहुत सारी फिल्मों के साथ काम किया है, अच्छे कास्टिंग करते हैं आप, बहुत सारी मूवीज़ भी आ चुकी हैं आपकी। तो सर दौरा बढ़ता जा रहा है, खुशी हो रही है? अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मोहित भाई। सबसे पहले आपके इस मंच के माध्यम से मैं सभी अपने जो श्रोता हैं, टू ऑल दी वर्दी ऑडियंस आउट देयर, आई वांट टू थैंक देम फॉर टेकिंग आउट टाइम टू लिसन टू अ पर्सन लाइक मी। और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार ज़रा नवाजिश कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने इस जो आपका ये मंच है और इतना सम्माननीय मंच है उसका मुझे हिस्सा बनाया। ये झूठ बोल रहे हैं एक्चुअली, हमने रिक्वेस्ट करी आने के लिए। कभी आए, बस कैमरे के आगे सब कुछ राजनेता मत बनिए सर। आप आपकी बात मैं बिल्कुल, देखिए मैं वही बात करूंगा जो मेरे चेहरे पे मेरा हृदय है, मेरा दिल है, मैं वही बात करूंगा जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत कृतज्ञ फील कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच हम्बल्ड, आई एम मच थैंकफुल for you invited me on this particular platform. Having said that, खुशी होती है। आपका पहला सवाल, खुशी होती है। और उपलब्धि की जो एक जो महसूसियत है, एहसास नहीं आता। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल्स हैं, उसका अगर परिणाम कुछ आ रहा है तो एक लॉजिकल आउटकम है। यानी आप चाय बनाने के लिए फ्राइंग पैन में दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं और फिर चीनी और बाकी चीज़ें डालते हैं और उसके बाद चाय बनके तैयार हो जाती है। तो चाय हमारा इन सब इंग्रेडिएंट्स का एक सम्मिश्रण है, उसका एक लॉजिकल आउटकम है। तो खुशी होती है कि हाँ, एक चीज़ जो है उसने मूर्त रूप लिया, देयर इज समथिंग व्हिच हैज एक्चुअली गॉटन इनटू फॉर्म एंड शेप। लेकिन लगता है कि ये शायद शुरुआत भी नहीं है, अभी और आगे जाना है, काम करते रहना है। और हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम मेहनत करके अपना काम आज दिन भर अच्छे से एक पीसफुल स्लीप के साथ ख़त्म करें। ऊपर वाला दूसरे दिन का मालिक है। अच्छा, किंग खान, शाहरुख खान के साथ जब आप काम कर रहे थे तो बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत यूनिक इंसान है जी। मैं जरा आपके मुंह से जानना चाहता हूं वाकई कि कैसे हैं जी। वाकई मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक तो मेरा सौभाग्य, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मदर नेचर, गॉड, दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द सुपरस्टार ऑफ आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मिस्टर शाहरुख खान। मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो फिल्मी सितारे हैं, वो हमारे किंग खान हैं। अगर वो किसी और प्रोफेशन में भी होते तो भी वो नुमेरो उनो होते, वो अपने उरूज पे ही होते, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है वो कुछ इस तरह की है कि उसको तो राजा बनना ही है। अच्छा जी, तो वो पैदाइशी राजा हैं। और जो मुझे ट्रीटमेंट उनकी तरफ से पर्सनली मिला सेट पे, जब हम फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट कर रहे थे, ये जो आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मेरा दिल उसको देख के खुशी से मचला ही नहीं, बाग बाग हो गया। और उसका कारण ये है कि जो एहतराम, जो इज़्ज़त, जो स्पेस उन्होंने, हालांकि हम लोगों का कद उनके सामने कुछ ऐसा ख़ास नहीं, लेकिन जो इज़्ज़त, जो स्पेस, जो उन्होंने एक अप्रोच हमें दिया, उसका मैं बहुत कायल हूँ। और आज भी मुझे याद है कि इतनी भीड़ के बावजूद वो मेरे पास वापस आए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मानिल, यू डिड अ ग्रेट जॉब। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट I'd say appreciation an actor can get from a superstar like himself. तो वो जो तारीफ मुझे मिली वो मेरे पेचेक से बढ़ के थी, वो मेरे उस प्रोजेक्ट के टेलीविजन पे आने से बढ़ के थी, वो हर उस चीज़ से बढ़ के थी जो उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थी। लेकिन जो उनकी तारीफ थी वो एक तरफ और बाकी उसका सक्सेस, उसकी खुशी, वो सब एक तरफ। तो वाकई ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन, इनक्रेडिबल पर्सन।
quite different from all of us, and which is why he's earned that particular position of being the King Khan of our industry. अच्छा, मेरे को मन में एक डाउट है, जब मैं छोटा था, ये इसको कॉलेज टाइम में था, तो हमारे टीचर कहते थे कि राइटिंग करो, स्टोरी लिखो, तो उनसे हमसे कहते थे जब आप किसी फिल्म स्टार के पास जाएंगे ना, तो अपनी कहानी लेके पूरी राम कथा नहीं बताएंगे, आप शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी बता देते हैं। तो क्या क्यों पॉइंट होता है? जैसे मैं कभी कभार लिखता था कि भैया लड़का निकला घर से आराम से वॉकिंग साइकिल चलाते हुए, तो जब हम किसी एक्टर या किसी हीरो को बताते हैं अपनी स्टोरी, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसी स्टोरी बताते हैं? जैसे कि आपको बतानी है कोई स्टोरी भाग मिला भाग की स्टोरी, तो कैसे बताएंगे? एक आदमी, अगर आप मुझसे इसकी लॉग लाइन पूछेंगे, हाँ। एक आदमी जिसने तमाम मुसीबतों के बावजूद अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के बल पे फील्ड में देश का नाम रोशन किया। आयरन मैन की बताएंगे तो कैसे बताएंगे? वो फिल्म के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, विदेशी मूवी देखते नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो फिल्में मेरे दिल के करीब हैं उनके बारे में झट से बोल देने की जो सलाहियत है वो तभी आती है जब आप उस फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं भाग मिल्खा, कौन सी मूवी? DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम क्लोज टू आवर हार्ट। अच्छा, और लक्ष्य को कैसे बताएंगे? लक्ष्य को मैं बताऊंगा एक कंफ्यूज्ड शहजादा जिसका जिंदगी में उद्देश्य था बट शायद उसे पता नहीं था, लेकिन किसी एक इंसिडेंट की वजह से वो अपने लक्ष्य की तरफ वापस आया और इसके साथ ही उसने अपने परिवार, अपने देश और अपने समाज को आगे ले जाने की बात कही और अपना नाम स्थापित किया। तो ये बस ये लाइन बताते हैं और एक्टर को डिसाइड करना होता है वही काम करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक्टर का कंट्रीब्यूशन किसी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट राइटर के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो उसमें हम कैरेक्टर एनालिसिस की भी बात करते हैं, कैरेक्टर स्केचेस की भी बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि फिल्म कैरेक्टर आर्क क्या है, यानी कैरेक्टर की जो जर्नी है, उसकी जो परिधि है या उसका जो सर्कमफेरेंस है या जिस तरीके से कैरेक्टर का ग्राफ है, उतार चढ़ाव का, क्रेस्ट एंड टर्फ क्या है। एक एक्टर को आइडियली ये सब पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो पूछ लेना चाहिए। राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक एक्टर जो है वो स्टोरी टेलर होता है। आप अगर एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं और आपने एक स्क्रीन प्ले राइटिंग कोई आपने एक प्रोजेक्ट अपना जो है वो कंप्लीट किया है और आप मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको निभाना है, तो मेरा सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, मेरा सबसे बड़ा जो व्हाट इज माय बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लेट योर स्टोरी बी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस द वे यू हैव परसीव्ड और इमेजिन्ड इट। मेरा सबसे पहला दायित्व ये है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से वो कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है वो मैं अपनी भाव भंगिमाओं, अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से ऑडियंस तक लेके जाऊँ। तो एक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट, उसका जो पेनिट्रेशन है या उसका जो रेलेवेंस है बहुत ज़्यादा है किसी भी कहानी में। एक्टर को क्या मुश्किल होती है देखा जाए? देखिए, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक्टर को क्या मुश्किलात आते हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडली अगर आप मुझे पूछें तो मैं उनको मुश्किल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा दैट दिस इज समथिंग विच नीड्स टाइम एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्टर साइड एंड दैट इज द बिल्डिंग और द डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके बाद ही आपकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ही आप उसको इनैक्ट करते हैं, उसके बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बट इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड अ कैरेक्टर probably in that same fashion, the manner in which it has been perceived or seen, तो मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारियां निभा ले जाएंगे। वो सबसे चैलेंजिंग मुश्किल नहीं है। बहुत सारे अच्छे हमारे जो अजीम और कदीम एक्टर्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, एंड इवन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो, उनके लिए ये प्रोसेस साल के तजुर्बे के जो उसके बाद है, उसका कंक्लूजन ये है कि उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। पुराना समय देखा होगा आपने, 19 का 2025 चल रहा है, पहले के एक्टर और अब की एक्टिंग में या सिनेमा जगत में क्या चेंजेस देखे हैं आपने कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है या फिर ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं चेंज? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप साइको एनालिसिस करेंगे सोसाइटी की तो आप पाएंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें बदल रही हैं वो गलत ही हैं, लेकिन अगर आप एक स्कूल ऑफ थॉट से दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में ट्रांजिशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको शायद उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में शायद थोड़ा मुश्किल या थोड़ी चैलेंजेस फेस करें आप, या आपको कहीं कहीं कुछ अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन मुझे लगता है कि एसेंशियली लाइक एनी अदर फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ वेरी ऑर्गेनिक मीडियम, डायनामिक है, वो चेंज होता रहेगा और ये उसकी नियति है, बदलाव समय की तरह। तो इसको हम बहुत पॉजिटिव लाइट में ले सकते हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिक्स की बात करें, आप कहते हैं कि भाई 70 के दशक की, यू टॉक अबाउट द सिनेमा विच वाज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 80s और 90s एज अपोज टू द सिनेमा विच इज मेड टुडे, आई थिंक स्टोरी हैज़ बीन the kind of empowerment which has been given to the stories of today is quite
quite credible in the sense like it is very I mean, I would definitely appreciate the new age screenwriters of today who have given a lot of weightage to the stories and even production houses also कि उस चीज़ को appreciate करके acknowledge करके उन पे content बनाया जा रहा है। मैं जो आपसे पूछने वाला हूँ ना, हो सकता है कि अगर आपको जवाब नहीं देना तो मत भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल पे निर्भर करता है। हाँ, ये अब जो फिल्में चेंज हुई हैं, लाइक अच्छी स्टोरी आती है इसमें, सॉफ्ट पोर्न आपने देखा, उल्लू सीरीज हुई, ये भी बहुत सारी सीरीजें हुई जिसे हम सॉफ्ट पोर्न के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। क्या लोग देखना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं तभी लगातार डायरेक्टर लोग ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं? क्या ये समाज के लिए भी ज़रूरी है या मैं समझ नहीं पा रहा फिर? नहीं, मैं ऑफ कोर्स आई विल चूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा इसका, मैं बचूंगा नहीं इस सवाल से। देखिए, सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन ऑफ अ कंटेंट ऑन अ सर्टेन क्लासिफिकेशन हैज़ बीन प्रोबेबली गिवन बाय मीडिया ओनली। ये समाज के लोगों ने निर्धारित नहीं किया कि सॉफ्ट पॉर्न क्या है, पॉर्न क्या है, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। हमारा एक हेटेरोजीनियस सोसाइटी है, हम एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। हमारी हेटेरोजीनियस सोसाइटी में कई तरीके के सेक्शंस हैं, घेटोज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, सब सोसाइटीज़ हैं, लोग हैं। और क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो हम सबके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो अब जाहिर बात है कि अगर इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और चल रहा है तो ये ज़ाहिराना तौर पर आपके सामने ये हकीकत है कि उसको कंज्यूम करने वाली एक ऑडियंस है। अब नैतिक रूप से on the basis of morality, on the basis of, like, let's say on the ethical level, how far it is valid, how legit it is something which is again a matter of debate. और जाहिर बात है, मैं ये मानता हूँ personally, if you ask me, not as a part of the film industry or let's say not being a casting director or an actor myself, I think yes, there has to be a certain framework in which a society needs to function, despite the fact वो आपकी society कितनी heterogeneous हो, कितनी अलग हो, लोग कितना varied सोचते हो, vividity हो, color हो, लेकिन फिर भी एक society को एक framework में होना चाहिए and there has to be a certain point where you need to put your foot down. और इसके लिए आपके पास रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं। हाँ, हम किसी की चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे, हम किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सवालात ना खड़े करें, उसको कर्ब ना करें। लेकिन अगर इससे ग्रेटर गुड हार्म हो रहा है, यानी बहुत सारे लोगों को समस्या या उनका हनन हो रहा है, उनके विचारों का, उनकी मोरालिटी का, एथिकल, देन आई थिंक देयर हैज़ टू बी बॉडी विच शुड इंटरवीन एंड पुट अ फुल स्टॉप देयर। तो ये हमारी सोसाइटी ही बताएगी, हमारी जो रूल मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो ही बताएंगी कि यार ये यहाँ तक ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इस चीज़ को वी नीड टू रिडैक्ट। सबको पता है ये प्रॉब्लम है, तभी ये सबसे पहले लिख देते कि ये अडल्ट सीन है और Exactly. 18 साल के बाद देखना चाहिए। जी, तो मैं अब यहाँ पर सारे लोग बच जाते हैं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर करने वाला हो, स्क्रीन पे लिख दिया कि अब 18 साल के बाद ही आप देख सकते हैं। आप कैसे रोकेंगे, आप जज कैसे करेंगे कि 18 साल का बच्चा देख रहा है, उससे नीचे वाला बच्चा देख रहा है? नहीं, तो देखिए, दैट इज एसेंशियली एज अ क्रिएटर, योर बेसिक जॉब इज टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, इफ नॉट एन इशू। अगर कोई मुद्दा नहीं है और आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपका एज अ क्रिएटर सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, आपने उस चीज़ के बारे में अपने माध्यम से, आप फिल्म बनाते हैं तो आप फिल्मों के माध्यम से बात करते हैं, आप लेखक हैं तो आप लेखनी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं, अगर आप एक परफॉर्मर हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें भी ये देखना होगा कि दैट डिस्पाइट द फैक्ट वी आर क्रिएटर्स, we are still not aloof from the social fabric of a country or for that matter any country. हम अछूते और अलग नहीं हो जाते, हमारी भी कुछ समाज को लेकर जिम्मेदारियां हैं और ये मेकर्स समझते हैं। और इसीलिए आपकी जो सेंसरशिप बॉडीज़ हैं वो रहती हैं और कुछ कंटेंट जो है वो पास हो जाता है, कुछ कंटेंट को आप रिडैक्ट कर देते हैं, आप उस कंटेंट को हटा देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जब फिल्म मेकर्स या कोई भी क्रिएटर है अगर अपनी जिम्मेदारियां भूलेगा तो कोई ना कोई उसकी जगह ज़रूर लेगा और उसको जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड इंक्लूसिव इक्वेशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। मेकर्स को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए और ऑडियंस को भी ये भूलनी चाहिए कि वो बहुत प्राइवेटाइज्ड और इंडिविजुअल होकर अपनी चॉइसेस को प्रखर रूप से बताए समाज में, ताकि मेकर्स प्रोवोक हों कि नहीं अगर ऐसे सेक्शन की जिम्मेदारी है तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे। नो, दे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि हमने तो अपनी एक राय रख दी, लेकिन क्या इस राय से या मेरी इस चाहत से या ख्वाहिश से या मेरी इस चॉइस से बाकी लोगों पर क्या जो है इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज basically there's no one I'd say finite answer to this question. It is a very mutually inclusive and a very dependent
discussion or a matter of debate where the makers as well as the consumers have to decide for themselves. But at the end of it, one can always peter it down to one basic fact that they both are socially responsible for whatever they do. काफी सीरियस क्वेश्चन हो गया, थोड़ा उस पर वापस आ जाते हैं भाई थोड़ा। आपका चेहरा देख के मेरा जवाब आया। अच्छा ये बताइए मुझे कि जी। जो कोई नया लेखक हो जिसने कभी लिखा नहीं हो कुछ, पर उसको पसंद है कि यार लिखना है, जैसे किसी को एक्टिंग नहीं आती तो उसको एक्टिंग करने का शौक है, तो क्या स्टेप होंगे जो देख रहे होंगे कि भैया उनको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, क्या क्या पॉइंटर होते हैं शॉर्ट फॉर्म में? 5 सवाल एक नए लेखक को खुद से पूछने चाहिए। 1, वो नहीं लिखेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 2, वो लिखेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उसका लिखा हुआ अगले कई साल तक लेखन के बाद और लोगों के लेखन के बाद याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? क्या वो इसलिए लिख रहा है कि उसे कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या कोई विचारधारा या कोई एक थॉट समाज के सामने लाना है कि नहीं लाना है? ये सवाल। और एक सवाल ये कि क्या वो दुनिया में गौरव, गुरूर, घमंड के साथ अपना परिचय अपने विजिटिंग कार्ड पे दे सकता है कि मैं सिर्फ एक लेखक हूँ? अगर ये 5 सवालों के टिक बॉक्सेस उसके क्लियर हैं तो मुझे लगता है एनीबडी कैन स्टार्ट और प्रोबेबली कैन हैव अ फ्लरिशिंग करियर इन राइटिंग। ये चीज़ है, ये पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। आपको कलम उठा के कोई भी एक कंटेंट प्रोड्यूस करने से पहले, अगर आप फिक्शन, अगर आप अफसाना निगार है या आप राइटर हैं या आप एक शायर हैं या आप पोएट हैं या कवि हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये 5 सवाल ज़रूर पूछिए। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका वक्त और लूँगा मोहित भाई, कि बहुत सारी लेखनी की सबसे बड़ी नियति ये होती है कि वो फिसलती बहुत जल्दी है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो राइटर है उसके हाथ में वो कलम होती है, तो डिसिप्लिन और कंट्रोल में रखने के लिए लेखक अगर 5 सवाल अपने आप से पूछ सकता है तो आपकी जो लेखनी है, आपकी जो कलम है, वो आवारगी की तरफ नहीं अग्रसर होगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो वही लिखेगी जो उसे लिखना है। ये चीज़ मतलब कि उसको पहले सोच लेना जी, चाहिए भाई, सोचना नहीं चाहिए, उसको ये क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने दिमाग में, एक साइको एनालिसिस खुद की करनी चाहिए दैट आई वांट टू बिकम अ राइटर व्हिच इज अ वेरी गुड थॉट, बट व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ राइटर? व्हाट आई एम राइटिंग शुड एक्चुअली बी एबल टू प्रिवेल ओवर और अदर राइटिंग्स व्हिच वुड बी रिटन आफ्टर माय राइटिंग और नॉट? और मैं नहीं लिखूंगा, if I don't write, what would happen to the particular environment or the society we live in, and even if I write, what shall be the impact upon the society? तो ये 4-5 सवाल जरूर पूछने चाहिए। शुरुआत बहुत करा आपने, इसका मतलब बहुत नहीं किया है, गहरा किया है। आपकी आवाज है ना जी, वो बिना माइक के भी ना, अगर जैसे होते हैं ना फिल्मों में एक्टिंग की भाई माइक लगे, आपकी आवाज कह रही ऊंची दूर तक जानी चाहिए, जो पीछे ऑडियंस बैठी है ना वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए। इसके लिए या सबकी आवाज हो जाती है जो थिएटर में काम करते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जिन लोगों की पतली आवाज़ें होती हैं, जिनकी पिच हाई होती है, उनका एक अलग योगदान है थिएटर में, और जिनका बेस अच्छा है उनका एक अलग कंट्रीब्यूशन है थिएटर में या रंगमंच में। मैं सबसे पहले इसका श्रेय देना चाहूँगा अपने पिताजी को। जेनेटिकली मुझे जो आवाज़ का, अगर आप कहते हैं कि अच्छी आवाज़ है, तो इसे मैं वरदान के तौर पे, एंड आई डेफिनेटली वुड टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, दिस हैज बीन ब्लेस्ड मी बाय माय फादर थ्रू मदर नेचर। मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान है कि मेरे पिताजी की, अगर आप मेरे पिताजी से फ़ोन पे बात करेंगे तो लाइक वी बोथ साउंड लाइक ईच अदर ऑलमोस्ट, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस, थिएटर डेफिनेटली वुड गिव कलर टू व्हाटएवर हैज़ बीन गिवन टू यू। आपकी जो इननेट टैलेंट्स हैं या जो स्किल सेट के साथ आप आए हैं, उसको प्रोक्योर करके पॉलिश करता है। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी थी और आपको पता ही नहीं था कि अच्छी आवाज़ है, और आप मोहल्लों में या किसी एक सर्टन छोटे से गेटो में या छोटे से सोशल गैदरिंग में आवाज़ के लिए तारीफ पा रहे थे, और उसी के साथ अगर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ इफ यू मूव ऑन टू पैराडाइम ऑफ थिएटर, इनटू अ पैराडाइम ऑफ थिएटर, यू वुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वंडरफुल थिंग्स यू कैन डू विद अ गुड वॉइस विद बैरिटोन और विद गुड बेस। पता आपको थिएटर आपकी आवाज़ में आग बंद करूँ ना, और कोई पिक्चर की सीन चल रहा होता ना पीछे बैकग्राउंड में, कि कोई पिक्चर की कहानी बता रहे थे कि पहले ये हुआ था, कभी किसी की मूवी के लिए किया था? जी, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, और मुझे जी अच्छा लगता है मुझे जब लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि कोई किसी को उसके चेहरे के लिए पहचानता है, कोई किसी को किसी की पर्सनालिटी के लिए पहचानता है, कोई किसी को किसी की आवाज़ के लिए पहचानता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी में एक एड ऑन है। दिस इज समथिंग विच इज़ एन एडिशन टू योर ओन आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, कि भाई वो आदमी दिखने में खूबसूरत है, हालांकि मैं नहीं हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ भी और खूबसूरत है।
तो ये आप अपने आप को जस्टिफाई करके दुनिया में और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कि अच्छा यार मेरी आवाज़ भी लोग ठीक ठाक कहते हैं, क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेके इसमें और कुछ नए चार चांद लगाऊं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको किसी के बालों के लिए दीवान लिखे गए, किसी की आंखों की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। हमारी आवाज़ के लिए अगर लोग पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तारीफ़ के लिए, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी आगे ले जाने के लिए कोई बढ़िया बात नहीं है। ये चीज़ है तो अच्छी चीज़ है। मतलब आई डेफिनेटली टेक दिस इनटू माय बीइंग, दिस इज़ एन एडिशन टू माय बीइंग कि मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे इसलिए भी जानते हैं कि भाई आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी है, खुशी होती है। अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई गिल्ट फील हुआ है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ? सबकी ज़िंदगी में होता है, कोई शेयर नहीं करना चाहता बस। नहीं, मैं देखिए चश्मा के पीछे अपना दर्द छुपा लेता है। नहीं, चश्मे के पीछे अगर मैं दर्द छिपा लेता हूँ तो देखिए मेरी आंखें कितनी खुशनुमा हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऊपर वाले को, मदर नेचर को, प्रकृति माँ को, आई नेवर ब्लेम फॉर एनीथिंग विच हैपेंस इन माई लाइफ। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब व्हेन आई फ्लिप द पेज नाउ, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, हाउ हैज बीन योर लाइफ टिल नाउ, आपकी जिंदगी कैसी रही आज तक? आई ऑलवेज से दैट बहुत कलरफुल जिंदगी रही। और अब मैं व्हेन आई फ्लिप द पेजेस ऑफ माय हिस्टोरिकल पास्ट, आई फाइंड दैट आई हैव नेवर बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। राइट, शुक्रिया। जी, जेसी के साथ आपका एक राउंड ऑफ कॉफी और आ गया। तो आई हैव नेवर बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, इन द सेंस मैं कभी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा। तो मुझे जो मिला वो ज़रूरत से ज़्यादा ही लगा। राइट। तो जब मुझे जो ऊपर वाले ने दिया जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा था, और उसने अगर मुझसे कुछ थोड़ा सा ले लिया जो मेरा कभी था ही नहीं, तो अगर मैं उस दौरान उसको थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो फिर मेरा यहाँ पे कोई अधिकार या मेरा हक नहीं है कि मैं भगवान से शिकायत करूँ कि तुमने वो क्यों ले लिया जो मेरा कभी नहीं था। तो मैंने ये जो एक गिल्ट फैक्टर है, हालांकि किसी भी इंसान की तरह ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील सैड, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील हैप्पी, बट मुझे इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं लगता कि ए ऊपर वाले तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। नहीं भाई, आपका निज़ाम है, हम तो छोटे से एक नाचीज़ हैं, हम तो छोटे से ऐसे लोग हैं, कठपुतलियाँ हैं जो आप जैसा नचाएंगे वैसा करेंगे। आपका सारा पूरा जितना कुछ आपकी कायनात है, आपका यूनिवर्स है, आपका सब बनाया हुआ है। आप चाहें दें, आप चाहें ना दें, हमारा दर्द, हमारी खुशी, हमारी ज़ाती आप तक कभी जाहिर नहीं करेंगे। तो मुझे कभी कुछ ऐसा दुख नहीं लगा कि यार ये क्यों चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण ये, एक तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। I mean, you can understand that I'm boasting about it, but of course as a matter of fact I'm stating मेरी ज़रूरतें खुद बहुत कम है। और दूसरा, ज़रूरतें कम है तो जो चीज़ नहीं कभी थी उसको लेके कभी बहुत खुशी भी नहीं हुई। तो वो जो थी नहीं थी एक ही बात है। सुना है जो एक्टर्स लोगों की प्रेमिका बहुत रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कितनी रही हैं? मैं इस सवाल के कई जवाबात होंगे, लेकिन मैं आपको गिन लीजिए उंगली में, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्चुअली गिनने के लिए नहीं रुका हूँ। मैं वो देख रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जवाब कौन सा दूं। आई बिलीव इन दैट रूमीज कोट, जलालुद्दीन रूमी का एक बहुत उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, लेट द लवर बी, एंड आई बिलीव दैट यू कैन ऑलवेज बी ए लवर विदाउट हैविंग अ पार्टनर। तो ये ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत जो है वो रिश्ते में तब्दील हो, ये ज़रूरी भी नहीं कि मोहब्बत के साथ लाजिम है कि आपका एक रिश्ता हो। आप बग़ैर अपनी महबूबा के महबूब हो सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि यार मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ, ये काफ़ी है। और इस लाइन ऑफ थॉट ने, इस थॉट प्रोसेस ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से, नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स एंड ऑल, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो उसने मुझे बहुत एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कई चीज़ों के लिए। और जहाँ तक प्रेमिकाओं की बात है तो मैं बता दूं, ये अगर एडिट कर सकते हो, बीवी मेरी मुझे मारेगी। लोग अपनी वाइफ से डरते बहुत हैं। देखिए उसमें काफ़ी कुछ इज्जत भी मिली होती है। जैसे ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि 3 मीनारें अगर मोहब्बत की हैं तो एक मीनार पछतावे की भी। मैं लिख दूंगा टाइटल में कि जिनकी वाइफ है वो ये 2 मिनट का पार्ट ना देखें, स्किप कर लें। तो देखिए, लाइक एनीबडी एल्स, ऑफ कोर्स यू हैव दैट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। लेकिन मुझे ये बात की बहुत सांत्वना कहूँगा, आई एम वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट द काइंड ऑफ पीपल हु हैव स्टेड इन माई लाइफ have always liked me as their partners। बस मैंने अपना काम कर दिया, मैं एक अच्छा साथी साबित हुआ, बस काफ़ी है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। यहाँ के बाद जो कुछ होना है वो ऊपर वाले का निज़ाम है। तो मुझे कभी किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है। और यकीन जानिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग, किसी भी ज़िंदगी की तरह अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए। जो अच्छे लोग आए
वो बगैर किसी दस्तक के आए और मुझे वक्त लगा उनको रियलाइज़ करने में कि वो अच्छे हैं। जो बुरे लोग आए वो बहुत शोर शराबे गाजे बाजों के साथ आए, तो जाहिर बात है कि उनकी जो एंट्री थी मेरी ज़िंदगी में उसको मैंने एक्नॉलेज किया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुरे लोग मेरे साथ नहीं रह पाए। एंड अगेन आई थैंक दी सराउंडिंग्स, माई अपब्रिंगिंग, माई पेरेंट्स अपब्रिंगिंग विच इज़ फैंटाबुलस। उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, ज़िंदगी में जिन्हें जल्दी जाना होता है वो बहुत देर तक रुकते हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे मुश्किल में बाय बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है, लेकिन जो आपके साथ ज़िंदगी में है वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसको बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर जो लोग आए, दोस्त यार आए, रिलेशनशिप्स रहे, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे आज भी हैं जो मेरी ज़िंदगी के लिए बने थे। दे वर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर completion, एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द फोर्सेज ऑफ नेचर was such that we met with each other and we completed each other। जिसमें मेरी इसमें सबसे बड़ा मैं नाम लूँगा ऑफ नेहा, माई वाइफ। तो ये है, तो वो एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई एंड आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माई वाइफ, और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली की। और इसलिए नहीं कि वो चाहती थी ऐसा हो, उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि अगर मैं आईने की तरह उसे दूर से देखता हूँ तो भी मैं काफ़ी कुछ सीख गया। तो there are times when you get certain people who probably are not meant for you, और eventually आप उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन the right particular approach should be that these people are not made for you, right? और उसी के साथ ये है कि जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आपको एक कपड़े का रंग बहुत पसंद आता है, लेकिन शायद वो साइज़ आपका ना सूटेबल रहे। फिर कोई कपड़े का साइज़ आपके लिए फिट है लेकिन उसका रंग आपको पसंद नहीं है। फिर ढूंढते, उछालते या इस प्रोसेस में कहीं कोई आपको उस कपड़ों की चट्टान से एक ऐसा कपड़ा मिल जाता है जिसका साइज़ भी आपके लिए है और जिसका रंग भी आपके लिए मुफीद है, और आप उसको झट से ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो आपका अपना है। तो ये प्रोसेस है, हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। और मुझे लगता है कि लाइक आई टोल्ड यू व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा, एवरी मैन और अ वुमन इज़ अ लाइब्रेरी इन लोकोमोशन। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू रिपीट एंड वुड वांट ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स टू रिपीट एंड टू रजिस्टर इट फॉरएवर। एवरी मैन और वुमेन इन लाइफ इज़ अ लाइब्रेरी इन लोकोमोशन। हर महिला और पुरुष आपकी ज़िंदगी में एक चलता हुआ वाचनालय, पुस्तकालय है, और आप उसकी कहानी अगर सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपकी राइटिंग में भी हेल्प करता है, आपके अभिनय में भी हेल्प करेगा, और ऑफ कोर्स आपको एक बेहतर से बेहतरीन और अच्छे से बेहतर इंसान तो बनाएगा ही। सबसे अच्छे लेखक कौन से लगते हैं आपको? श्रीलाल शुक्ला। शुक्र है आपने मेरा नाम ले लिया पीछे वाला। मुझे अमृता प्रीतम जी की लेखनी से मोहब्बत हो गई जिस दिन मैंने रसीदी टिकट पढ़ी। वो दर्द कागज़ पे उकेर पाना, वो एक बहुत साधारण सा चित्रण जो विविडिटी देती हैं, या जो उनका एक इमेजिनेशन है रियलिटी को लेके, मुझे वो बहुत भाता है। मुझे ऐसे राइटर्स, मुझे बशीर साहब के कलाम बहुत पसंद आते हैं, मुझे वसीम बरेलवी साहब बहुत पसंद हैं, मैं परवीन शाकिर की को पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, आजकल डिजिटल एज है। लेकिन मुझे हर वो लेखक पसंद है जिसकी लेखनी में सादगी है, जैसे प्रेमचंद, जैसे श्रीलाल शुक्ल, जैसे पाउलो कोयलो। ये सादी बात को सादा अल्फाज में एक बहुत बड़ी बात कहने की काबिलियत, सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जो बहुत फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सादा बातें कर रहे हैं। एक मैं नाम बोल रहा हूँ, वो फिल्म एक आई थी, डॉक्टर्स की कहानी थी, हमारे जो सीनियर हैं अनिल कपूर सर एंड प्रीति जिंटा जी, उन्होंने उसमें काम किया था। तो इस तरीके की फिल्में आप देखिए, सादा हैं, सुलझ हैं, एक्सेसिबल हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी कहती है। तो 2-3 राइटर्स के मैंने आपको नाम बताए। और अब कोई एक बुक पढ़नी हो किसी को जी, तो कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? डिपेंड करता है कि आप पाठक किस तरीके से हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ रीडर यू वुड वांट टू बिकम, और द काइंड ऑफ रीडर यू आर बेसिकली वुड वांट टू रीड अ बुक एज व्हाट काइंड ऑफ अ रीडर यू वांट टू रीड दैट बुक। तो अगर शुरुआत करनी है, आई थिंक राग दरबारी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो सबको समझ में आ जाने वाली, सबके लिए लिखी गई किताब है। रसीदी टिकट जी, राग दरबारी का मैंने नाम लिया, मैंने नौकर की कमीज़ का शायद नाम नहीं लिया। हाँ। नौकर की कमीज़ एक बहुत अच्छी किताब है। एक 3 प्लेज है आयन रैंड की किताब, फाउंटेन हेड के बारे में हम सबने सुना है, बट उनके 3 प्लेज ज़रूर पढ़ें। वो नाटक, 3 नाटक बहुत अच्छे हैं। आप मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी की ज़रूर पढ़ें, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की ज़रूर पढ़ें। ये आपके नज़रिए खोलते हैं। ये किताबें जो हैं वो किसी एक मंतव्य या किसी एक कहना चाहिए किसी विचारधारा से नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ
ज्ञान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का इनका पूरी जो इनके पीछे जो मुराद थी वो यही थी। तो ये न्यूट्रल बुक्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कितना कुछ अभिनेता या लेखक सीख सकता है किताबों के माध्यम से। एक्टर वही अच्छा होता है जिसके फॉलोवर अच्छे होते हैं, सुना है उनको ज़्यादा चांस मिल जाता है कि भाई उनके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर है तो कुछ चांस तो शायद मूवी हिट हो जाएगी और अच्छी। अब देखिए, जिसके फॉलोवर्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर हो, और अगर एक्टर है और नामचीन एक्टर है, पॉपुलर एक्टर है, तो जाहिर बात है उसके फॉलोवर्स होंगे। बट सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ए फॉलोवर्स यू वुड से दैट आई एम अ ग्रेट एक्टर, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग एटलीस्ट एंड टुवर्ड्स योर ओन क्राफ्ट। आप भी मानते हैं कि 30 सेकंड में अच्छी एक्टिंग नहीं दिखाई जाती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 सेकंड में भी बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने सारा साल आपके पास तजुर्बात जो है वो कई घंटों के परफॉर्मेंस के हो। पहले फिल्म बनती है, उसके बाद उसका ट्रेलर काटा जाता है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो आप 30 सेकंड से 3 घंटे की फिल्म पे नहीं जा सकते, लेकिन 3 घंटे की फिल्म से 30 सेकंड की रील पे जरूर जा सकते हैं। और ये आज के एक्टर्स को समझना होगा कि अगर आपको, जैसे आजकल जो हमारी जनरेशन है इंस्टाग्राम रील की, अटेंशन स्पैन इज वेरी लो, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स, अगर आपको उसमें अपनी छाप छोड़नी है तो पहले आपको 3 घंटे या 4 घंटे मज के जो थिएटर या फिल्म की जो कला है उसको समझना होगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। इट हैज़ टू बी लाइक फ्रॉम अपसाइड डाउन, नॉट द अदर वे अराउंड। नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। 24 घंटे में कितनी बार आप रील चलाते हैं? कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे में? डिपेंड करता है काम क्या है। रील चलाते हैं? नहीं, रील्स में देखिए मैं आपको वही बता देता हूँ, डिजिटल युग ऐसा है जो जान लेता है कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ सर्च करी या कोई चीज़ देखी तो दे हैव दोज, आई डोंट नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं टेक्नोक्रेट तो नहीं हूँ, लेकिन वो ये जान लेता है कि आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है। और अगर मैं जैसे कोई एक शायरी का कोई एक चीज़ खोजता हूँ, कुछ चीज़ अगर लिखना है या किसी चीज़ को अगर जो है तख्लीक करनी है, तो उस दौरान आपने कोई चीज़ अगर रिसर्च करी और आप सोशल मीडिया पे गए तो आपको उसके साथ सिलसिलेवार कई तरीके का कंटेंट मिलने लगेगा। तो उस दौरान ऑफ कोर्स मैं वक्त देता हूँ, लेकिन जनरली मुझे फ़ोन के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा नहीं लगता। आई लाइक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। अभी आपने 2-2 फ़ोन रख रखे हैं? देन 2-2 फ़ोन, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। 2-2 फ़ोन के 2-2 उपयोग हैं। अच्छा। एक फ़ोन मेरा पर्सनल है, एक फ़ोन जो हम कास्टिंग एजेंसी मैनेज करते हैं उसको लेके। और उसका कारण ये है कि ये नहीं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इसलिए कि मुझे कन्फ्यूजन इस तरीके से ना हो कि किसी एक्टर का कोई कॉल है या किसी चीज़ को लाइन अप करना है या किसी को बात करनी है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं, बिविल्डर्ड हो जाऊं, अरे यार किस नंबर पे फ़ोन आया था। ये मैं फ़ोन की शक्ल देख के बता देता हूँ, अगर इसका फ़ोन आ रहा है तो ये काम का फ़ोन है, और ये फ़ोन आ रहा है तो ये हमारी मासी का फ़ोन है। तो उतना कैस्केडिंग क्लासिफिकेशन में करके रखता हूँ और उससे चीज़ें बेहतर होती हैं। एक काम ऐसा बताइए जो आपको दिल कहता है कि यार मरने से पहले ये काम तो हो ही जाना चाहिए, जब मैं धरती छोड़ूं तो उससे पहले ये तो कर ही लूं, ये दिल की ख्वाहिश है जो पूरी हो जाए। जैसे मेरा है, मैं एरोप्लेन से कूदना चाहता हूँ बिना पैरासूट के। जैसा मैंने आपको बोला, मैं बहुत, आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, सो प्रोबेबली आई डोंट हैव एनी बकेट लिस्ट समथिंग, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। मैं सड़क पे खड़े होकर किसी को आवाज़ लगाऊं तो पलट के मुझे सुन ले। दूसरा, कुछ लिखूं तो उस पे नुक्कड़ नाटक से लेके ब्रॉडवे तक मंचन किया जा सके, यानी उस पे फिल्म भी बनाई जा सके, उस पे नुक्कड़ नाटक भी किया जा सके, ब्रॉडवे परफॉर्मेंस भी हो जाए, उस पे शॉर्ट फिल्म भी बन जाए, उस पे इंस्टाग्राम की रील भी बन जाए। मैं कुछ ऐसा लिखूं जो सबके लिए खुला हुआ हो, वो किसी एक पर्टिकुलर जॉनर ऑफ आर्ट या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस तक महदूद ना हो। ऐसा मेरा मानना है कि कुछ ऐसा लिखूं। और ऑफकोर्स इसके साथ आपके बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशात होते हैं जो चलते उबलते रहते हैं, तो वो तो बहुत ट्रांजिटरी हैं। बट इफ़ यू रियली आस्क मी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, कि मरने से पहले कुछ ऐसा है, वन ऑफ द थिंग्स कि आप कुछ करके, मतलब दीज आर दोज विशेज विच यू वुड वांट टू फुलफिल बिफोर यू डाई और लीव दिस वर्ल्ड, आई वुड से दीज 2 थिंग्स। कुछ ऐसा कंटेंट जो सबके लिए हो, डिस्कशन में भी लागू हो, और उसी तरह एक बड़े बजट की फिल्म में भी लागू हो। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई कि मैं सड़क पे चलूं और मैं किसी का नाम बुलाऊं तो वो मेरी आवाज़ सुन ले, चाहे भीड़ और कोलाहल कितना हो। क्यों, अब भी बुलाएंगे तो अभी भी सुन लेंगे? यहाँ पे शांति है। अच्छा, मैं कोलाहल और भीड़ की बात कर रहा हूँ। ये मेटाफोरिकली मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको समझेंगे लेटेंट तो इसका सबटेक्स्ट कुछ और है, सबटेक्स्ट कुछ और है। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं थोड़ा जी। एक वर्ड में आंसर चाहिए होगा मुझे जी। ठीक है। फेवरेट एक्टर? अगर उस एक्टर में 2 नाम है तो मैं वही सोच रहा हूँ। सोचना पड़ रहा है। चलिए 2 ही कर दीजिए। शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन।
ठीक है। और अमिताभ सर तो हमारे कॉलेज के सुपर सीनियर हैं। सो I mean, if you ask me like a rapid fire question round, then I just have 2 names in my mind, and of course there are many other actors also. लेकिन अगर आप सिर्फ 2 की बात करेंगे तो मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड मिस्टर शाहरुख खान। फीमेल एक्टर? काजल एंड काजल। फेवरेट मूवी? लेटेस्ट, नॉट ओल्ड। मैं 12-15 साल से मैंने फिल्में नहीं देखी। तो राइटिंग कैसे कर रहे हो पुराने? मैं इसलिए क्योंकि जिंदगी से सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ, और उसके लिए फिल्में देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए ओल्ड मूवी की बात कर लेते हैं। नॉटिंग हिल, ये तो बहुत सारी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओके। लक्ष्य, देयर वाज अनदर फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, छोटी सी बात। सीरियल की बात करें तो कौन सा सीरियल पसंद है? स्वाभिमान, जैसे मुझे which used to शक्तिमान come- पसंद था। अच्छा, which used to come in my school days, स्वाभिमान। एक सीरियल आता था, बहुत कम दिन रहा, कभी कभी, और फ्रेंड्स जो सबको पसंद है, बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी है, फैमिली कॉमेडी अच्छा लगता है। देन देयर वाज अनदर सीरियल व्हिच यूज्ड टू कम, मेरे ख्याल है दीप्ति नवल जी थी उसमें, वो था थोड़ा सा आसमान। कौन सा फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म लगता है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जी, अगर फेवरेट की बात करें, बाकी सबका कंटेंट का नजरिया अलग अलग है, बट स्कूल नेटफ्लिक्स बंक कितनी बार मारा लगभग आपने? जितने टाइम स्कूल चला है। डिपेंड करता था कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर वो आपको पता है तो फिर स्कूल जाके अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन दोस क्लासेस ऑफ दोस टीचर्स हु मेड माय प्रेजेंस कंपल्सरी एज अपोज टू माय अटेंडेंस। लड़की के चक्कर में कितनी बार मार खाए? कभी नहीं। ये सोच के बोलना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि शादी हो गई है? नहीं, इसलिए नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। किसी दोस्त के चक्कर में मार खाई? पीटा है और पिटे भी है। पिटे भी हैं? पहले पीटा है, फिर पिटे हैं, फिर पीटा है, ऐसा रहा। सबसे पुरानी दोस्ती कितने साल की? 14 साल की। सबसे पुरानी? और इनफैक्ट देयर आर मेनी स्कूल फ्रेंड्स जो हमारी रेगुलरली बात नहीं होती, लेकिन हम आज भी टच में हैं। ज़्यादा टाइम हो गया, 20 साल, 15 साल। कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, अब वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं, लेकिन दोस्ती आज भी वही कायम है। मुझे अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं कि हम 10th में ऐसे थे, हम +2 में ऐसे थे, कॉलेज में ऐसे थे, ओए ओए ओए, ये सब चलता है तो अच्छा लगता है। पुराने दौर में आप टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, तो वो दोस्तियाँ आज भी कायम है। और वो इसलिए कायम है क्योंकि हमने अपनी आज की ज़िंदगी को बीच में नहीं आने दिया, हम वहीं खड़े हैं। निकनेम क्या रखते हैं आप अपना? लेकिन स्कूल के फ्रेंड बता रहे, कॉलेज के? दोनों मिला के। अच्छा। कॉलेज की वो भी ज़माना हो गया ना, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो फ्रेंडशिप्स, वो दोस्तियाँ, वो रिश्तेदारियाँ, वो एसोसिएशंस, वो सोबतें और वो निस्बतें और वो वाबस्तगी, वो सब कुछ आज इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपनी आज की ज़िंदगी को बीच में नहीं आने दिया। हम वही हैं जहाँ हम पहले थे। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फ्लैट लेके रहते थे, चीज़ें फेंकते थे, शैतानियाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। बिना टिकट के कभी यात्रा करी है? सरकार का पैसा चुराया आपने कभी? शाहरुख खान ने तो चुराया। मजबूरी मतलब चुराया है ना, चोर तो है ना। आप कह सकते हैं, मतलब अब आप मुझे मेरी गरीबी का आप मुझे कंफर्ट दे सकते हैं कि भाई शायद ये बहुत जल्दी में था, या नहीं तो गरीबी वाली होगी। जैसे मैं कॉलेज में एलटी बस में चढ़ता था, मैं पैसे नहीं देता था, अकड़ के नहीं देना मुझे पैसे। हाँ तो सरकार के पैसे चुराए, हाँ है ना, बस इसको डिफाइन मत करिए ना। सरकार के पैसे किस लिहाज से? ट्रेन में बस में, ठीक है। संपत्ति है। कभी गोलगप्पे टिक्की वगैरह खा के पैसे बिना दिए भाग गए? ये कभी नहीं किया। दूसरे दिन आके दिए हैं। अच्छा। हाँ, भूल गया हूँ अगर ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन ये कभी नहीं किया कि किसी के पैसे नहीं दिए। बोल दिया कि पैसे नहीं दे पाएंगे, कॉलेज टाइम में हुआ है। अच्छा। तो बहुत सारे अच्छे लोग मिले, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं भैया खा लो, हमने खा लिए। कभी हुए तो उनको दे दिए, ये शायद कभी नहीं किया। मतलब विद माय वाइल्डेस्ट स्ट्रेच ऑफ मेमोरी आई डिड नॉट डू इट। नहीं, जस्ट एक जोक का पात्र, मतलब ये नहीं कि आपने हकीकत में चोरी करी हो, पर ये वही बता रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा ही है कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, रेलवे वगैरह में 100 नंबर की हमारे यहाँ बस चलती थी कॉलेज से, DTC की। ओके, चले स्टाफ चला के। सही। किसी ऐसी शादी में गए हो जो इसने कभी बुलाया नहीं हो, फिर खाने के चक्कर में चले गए हो? बहुत अमिताभ, अब बोल दीजिए कुछ बातें तो बोलिए। कमला नगर में एक हमारे यहाँ अमिताभ बैंक्वेट हॉल हुआ करता था, तो मैं और मेरे फ्लैटमेट थे, 2-3 हंसराज में थे, मैं KMC में था। तो पता नहीं उस जैसे ही हमने डिस्कवर किया कि वहाँ बैंक्वेट हॉल है और वहाँ शादी वादी के खाने लगते हैं, हमारी जो बेड बनाती थी उससे अरुचि हो गई अचानक से। और वो जो एक आपका जो लगाव टूट गया आपके घर के खाने से, वो हफ्ते में 3-4 बार होने लगा।
और ठीक ठाक घरों से थे हम लोग, कपड़े वपड़े हमारे पास थे, हम लोग पहुंच जाते थे, कुछ दो एक बार पकड़े भी गए। अच्छा। लेकिन जो सामने वाले मेजबान थे वो बहुत ज़हीन और अच्छे लोग थे, उन्होंने पकड़ने के बाद भी खाना खाने दिया और कहा आप दोबारा मत करना। तो ये हुआ है। और गुड़गावा में एक शादी में भी ऐसा हुआ, बट आई डोंट थिंक वी वर कॉट एवर, नो। और हमने क्या किया, हमने खाना खाया, हंसी मजाक की, बारातों में नाचे और लौट आए, उनकी खुशी में इजाफत ही की, बढ़ावा किया ना। तो ये चीज़ है। कुछ ऐसी बातें जो भी आपके दिल में भी रह रही हैं, जो बोलना चाह रहे हो आपसे? हमसे या कैमरे से? कैमरे से मतलब आई एम ऑलवेज एन ओपन बुक। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है, मुझे तो लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपने बारे में बताया, लेकिन ठीक है। द बेसिक फैक्ट इज़ कि बस मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को, चाहे आप परफॉर्मर हैं, राइटर हैं, या किसी भी तरह परफॉर्मिंग आर्ट से आप जुड़े हुए हैं, यू आर इनटू थिएटर, यू आर इनटू फिल्म्स, व्हाटएवर यू डू, ज़िंदगी के साथ जो आपका लगाव है, आपकी और दूसरों की ज़िंदगी के साथ, वो ज़रूर बनाए रखिए। क्योंकि ज़िंदगी आपको जो सिखा जाएगी, वो एक फॉर्मल एजुकेशन या कोई एक टीचर या मेंटोर या कोई कोच ज़िंदगी में कभी आपको नहीं सिखा सकता। कोई ऐसी कास्टिंग करी हो जो बहुत ऊपर तक गया हो लड़का, या मेल फीमेल कोई सब कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे? जी हाँ, तो कोई किसी का? अब ये आप ऊपर वाले की महिमा कह लीजिए, आप लोगों की प्यार मोहब्बत कह लीजिए, दैट इट्स बीन अबाउट 1.5 years दैट वी स्टार्टेड दिस कास्टिंग एजेंसी। और इस 1.5 महीने में हमने इंडिया के करीब करीब जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं सबके साथ काम कर लिया। और उसमें जी ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप कहें तो मैं क्लाइंट का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक बहुत पॉपुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और उसमें हमारी कास्टिंग जो गई थी, उसमें हमारे 3 आर्टिस्ट थे, और तीनों आर्टिस्ट के आपको दिल्ली से लेके भारत के सभी महानगरों में होर्डिंग्स पे पोस्टर्स दिख जाएंगे, और वो इंटरनेशनली भी चले। और इसका जिसका वर्णन जो है केबीसी में आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन के मुखमंडल से भी हुआ, उसका जिक्र हुआ, क्योंकि वो एक कुछ एग्ज़ाम को लेके वो कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, और केबीसी में उसको श्री अमिताभ बच्चन जी ने जिक्र किया उसका। तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कास्टिंग वगैरह तो हुई कि भाई हमारे इस प्रोजेक्ट का इतने बड़े जो शख्सियत हैं उन्होंने जिक्र किया, और हमने जब अपने आर्टिस्टों के होर्डिंग्स जगह जगह देखे, उन आर्टिस्टों ने जब हमें पिक्चर्स भेजे, तो बहुत खुशी हुई कि हम किसी इंसान की ज़िंदगी की बढ़ोतरी में, उसके बदलाव में छोटा सा एक हिस्सा या ज़रिया बन पाए। आने वाले समय में कोई बड़ी चीज़ होने वाली है आपके साथ? किस तरह से? किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी, एक फ़िल्म है जिसकी अभी जो ए लिस्टेड एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग चल रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। वो फिल्म पार्टली दिल्ली में शूट होगी और पार्टली हिमाचल में। इट्स अ प्रॉपर फीचर, और बड़े बजट की फिल्म है। नाम नहीं लेंगे अभी? मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, एनडीए वगैरह साइन किया, और उसके अलावा ये भी है कि अभी जायज़ भी नहीं है बताना मेरा। लेकिन फिल्म अच्छी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी हमारे एक्टर्स इसको देख रहे होंगे, उनके लिए नई कास्टिंग अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलेंगे, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स वंस वी आर डन विद द ए लिस्टेड एक्टर्स, वी विल हैव प्लेथोरा ऑफ अदर कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो वो बड़े बजट की एक फिल्म है। देन वी माइट ऑल्सो वर्क अपॉन अ सीरीज फॉर अमेजॉन प्राइम, बट वो अगैन रैप में जब आएगी तो पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। बहुत सारे लगे बातें करी, आपकी आवाज़ बहुत कशिशदार है। शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा, और टाइम का पता नहीं चला, सच बताएं आपको। बिल्कुल, अच्छा 2-3 है क्या? हाँ, सीरियसली। तो मैं इसका मतलब आप बहुत सही कंपनी में, मैं बहुत सही कंपनी में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।